हेलो बच्चों, मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास। ठीक है। हाँ, कल हमने समाजीकरण के साधन, एजेंट्स या स्रोत के बारे में पढ़ा था। सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। और वो कौन कौन से एजेंसियां हैं, एजेंट्स हैं, जिनके द्वारा बालक का समाजीकरण होता है। उसमें आपने सबसे पहले लिखा था परिवार, फैमिली। तो आपको मालूम है कि परिवार में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, और परिवार किसी भी बालक के समाजीकरण का मेन एजेंट या सोर्स है, जिसके द्वारा बालक सभ्यता और संस्कृति का पहला पाठ पढ़ता है। और अन्य साधनों की अपेक्षा फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें भी कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, मैं बताती हूँ। उसमें पहला है आपका बालक का जन्म क्रम, बालक का बर्थ ऑर्डर। बालक का, अब आप कहेंगे कि बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम कौन सा है, सबसे छोटा है, बीच का है, या सबसे बड़ा है। सबकी रोल अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके सोशलाइजेशन पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। अक्सर जो परिवार के छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप बिगड़ते हुए देख सकते हैं, या अगर एक ही बच्चा है तो भी वो आपको बिगड़ते हुए मिल सकता है, क्योंकि सबका लाड़ प्यार ध्यान सब उसके ऊपर रहता है। और उसको कोई बहुत डांटता नहीं है, या सही पनिशमेंट जब मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। सब ये कहकर कि ये छोटा है छोड़ देते हैं, और इस चीज का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर और समाजीकरण पर पड़ता है। जबकि बड़े बच्चे को अक्सर ये कहा जाता है कि तुम बड़े हो और तुम्हें तुम्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए, इसलिए वो अन्य बच्चों से ज्यादा गंभीर बनता है, और एक जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति बनता है। उसे अपने कर्तव्यों का एहसास होता है, क्योंकि हर बात में समझौता करना, मानना बड़े की ड्यूटी बन जाती है कि तुम बड़े हो। ये हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है कि सबसे बड़ा है तो इस तरह का व्यवहार करना है, और सबसे छोटा है तो उसको बस ऐसे ही छोड़ दो। तो ये चीजें भी देखा है कि बड़े बच्चे के अंदर जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और जो छोटा बच्चा है उसके जो व्यक्तित्व के गुण होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। आपने भी परिवार में देखा होगा बच्चों, देखा है ना? रेस्पॉन्स कर दिया करिए फटाफट। हाँ, परिवार में हम देखते हैं ना, सबसे बड़े में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। सबसे जो छोटा है वो बड़ा लाड़ प्यार वाला अलग टाइप का बनता है, और जो बीच वाले हैं बेचारे उपेक्षित रह जाते हैं। तो इकलौता बच्चा है तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये बर्थ ऑर्डर हमारे बच्चे का क्या है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। माता पिता से संबंध, अगर माता पिता के साथ बच्चे के अच्छे संबंध नहीं है ना, कई बार क्या होता है कि किसी भी कारण से अनचाही औलाद हो या किसी और कारण से रिलेशन पेरेंट्स और बच्चों के आपस में अच्छे नहीं होते हैं, तो भी हमारा समाजीकरण उससे प्रभावित होता है। ठीक है ना? माता पिता से संबंध अच्छे होने चाहिए बच्चे के, और पिता के माता पिता के बच्चों से अच्छे होने चाहिए, बच्चे के माता पिता से संबंध अच्छे होने चाहिए। तभी वो समाजीकरण की भावना उसके अंदर विकसित होगी, सामाजिकता की चीज विकसित होगी। अन्यथा वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, और उससे हमारा सोशलाइजेशन जो है प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा मैंने कहा था संवेगात्मक संबंध। परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर हम बेझिझक अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, या कह सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने परिवार वालों से बता सकते हैं। और अगर परिवार के सदस्यों के बीच या पेरेंट्स और बच्चों के बीच ये इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, इमोशन का मतलब है हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, प्यार स्नेह, एक दूसरे के लिए इज्जत करना, एक दूसरे की केयर करना, ये सुरक्षा की भावना परिवार में रहते हुए हमें लगता है कि अभी मम्मी है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, और कोई किसी हर तरह से हमारा प्रोटेक्शन हमारी माँ बाप कर लेंगे, तो हम बड़ा सिक्योर फील करते हैं। और ये फीलिंग्स जो प्यार की है, सुरक्षा की है, केयरिंग की है, अगर ये सब नहीं है, ये इमोशनल चीजें हैं, हमारी पार्ट लाइफ का इमोशनल एस्पेक्ट है, अगर ये ठीक नहीं है तब भी समाजीकरण जो है प्रभावित होगा, और बच्चे के अंदर असामाजिकता के गुण आ सकते हैं। ठीक है ना?
तो बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार भी नहीं होना चाहिए। इमोशनल जो रिलेशन है वो भी एक कहते हैं कि एक संतुलित होने चाहिए। बहुत एंगर, बहुत क्रोध, आक्रामकता, अवहेलना, तिरस्कार इस टाइप के नेगेटिव चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए और अत्यधिक स्नेह, लाड़, प्यार, ओवर प्रोटेक्शन ये चीज़ें भी खाते दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर था आपका भाई-बहनों के साथ रिलेशन। क्योंकि सबके परिवार में भाई-बहन होते हैं, छोटे-बड़े सभी और इन बच्चों का आपस में रिलेशन अच्छा होता है। एक-दूसरे का शेयरिंग करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि हर सभ्यता का मैंने कहा ना पहला पाठ हम वहीं से पढ़ते हैं। अगर हम अपने बड़े भाइयों-बहनों की इज़्ज़त कर रहे हैं, छोटे भाई-बहनों को प्यार कर रहे हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, वो हमारी केयर करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम बड़े होकर के हम सीख लेते हैं कि भई सोसाइटी में हम एक-दूसरे के सहयोग से चलना है, एक-दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे लोगों के व्यू को हमें सम्मान देना है। वो वहीं से एक विकसित होकर के चीज़ आती है। मैंने कहा सडनली कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई भी व्यवहार, कोई भी व्यक्तित्व अगर तैयार हो रहा है, वो चाहे सामाजिक बन रहा है, चाहे असामाजिक बन रहा है, चाहे सज्जन व्यक्ति बने, चाहे दुर्जन व्यक्ति बने, तो उसके पीछे एक पूछ पीछे का पूरा बैकग्राउंड है, उसके आधार पर होता है। उसके अलावा परिवार की जो आर्थिक आधार है, इनकम है, जो लेवल है, वो किस तरह का है। अगर परिवार में बहुत पैसे की बहुत दिक्कत है, यहाँ तक कि बेसिक आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर भी देखा होगा बच्चे बहुत जुझारू बनते हैं और ये कोशिश करते हैं कि बड़े होकर के हम इतना कुछ कर लें कि हमको कोई दिक्कत ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि उस आर्थिक और सामाजिक स्तर के नीचा होने के कारण बच्चा जो है अपराधी प्रवृत्ति का बन जाए, कुछ दुराचार करने लगे या किसी गलत राह में पड़ जाए या मद्यपान करने लगे, किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का सेवन कर ले, गलत संगत में भटक जाए, ऐसा भी होता है। तो हमारा जो इकोनॉमिक और सोशल लेवल है, वो भी समाजीकरण के लिए एक आधार है। और उसके बाद आता है आपका स्कूल और कॉलेज। परिवार की जब यूनिट खत्म होती है, जैसे-जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है और पहला कदम स्कूल में रखता है, तो उसके एक्सपीरियंस बड़े अलग होते हैं। आप छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाएगा, बड़ा एक्साइटेड होगा यूनिफ़ॉर्म के लिए, बैग्स वगैरह के लिए टीचर को बहुत मानता है। उसके बाद वो अपनी मम्मा की बात सुने या ना सुने, लेकिन अपने टीचर की बात ज़रूर सुनता है। आप अगर कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, तो वो अक्सर आपने कहते सुना होगा नहीं, मेरी मैम ने ऐसे नहीं कहा, मेरी मैम ने ऐसे कहा है। तो अगर हम किसी की बात सुनते हैं, अगर हम माँ-बाप के बाद किसी की बात सुनते हैं, तो वो हम अपने अध्यापक की बात सुनते हैं, टीचर की बात सुनते हैं। तो टीचर अगर रोल मॉडल वाला है, अगर बहुत बातों को समझने वाला है और उसका एक प्रभाव है, एक स्नेह और लाड-प्यार के साथ एक अनुशासित जीवन जीने का अगर तरीका है, तो वो अपने बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं और मैंने देखा है बहुत से बच्चे दिशा भटके हुए बच्चे भी एक सही दिशा पर आ सकते हैं। लेकिन पहली बार ही मान लो बच्चे ने कोई काम लेकर गया या कुछ चीज़ें हुई और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो स्कूल में उसे कभी मन नहीं लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। लगता है कोई? कहेगा नहीं भई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल कभी। और इसलिए जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे का कैसे मोटिवेशन करें, बच्चे को कैसे हम बैलेंस्ड बिहेवियर के तहत उसको हम सिखा भी लें और मारे-पीटे भी ना। अगर उसको वहीं पर आपने चल एबीसीडी नहीं आती है, एक थप्पड़ इधर मारा, एक उधर मारा और फिर कहा कि आना, कल से नहीं करके लाए तो ये है। अगर कोई कमी भी है, हमने देखा है कि बहुत सारी बच्चे यूनिफ़ॉर्म के लिए, किताब पेंसिल के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत डाँट-डपट खाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी प्रॉब्लम को समझें, वो हमें ऐसा बताएँ कि हम शेयर करें वो हमारे साथ, तो हो सकता है कि टीचर भी उनकी सहायता कर सकें और टीचर को भी चाहिए कि उसकी बात को समझे, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको भी जाने और बच्चे को भी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें वहाँ पर शेयर करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर बच्चा अपमानित होगा, तिरस्कार किया जाएगा, उसको डाँटा-डपटा ज़्यादा जाएगा और तो वो सीखने की प्रक्रिया उसकी रुकेगी, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा उसको लाड़-प्यार करते रहो, बैलेंसिंग है, लोचदार अगर चीज़ होगी, अगर
आपकी एक छवि अच्छी जा रही है तो एक इशारे से बच्चा आपको समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? क्योंकि एक हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी समाज में जो टीचर की भूमिका है ना, वो बहुत बड़ी है। हम लोग कहना चाहते हैं क्या बनोगे? टीचर, टीचर, अध्यापक। लेकिन आप नहीं समझते अध्यापक इस सोसाइटी की रीढ़ है ना? समझ रहे हो बच्चों? मेरी आवाज ही को कैसे कर रही है? पता। हाँ, उसके बाद अच्छा ठीक है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की जो सोच है, वो बहुत संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं, एक-दूसरे की सहायता करते हैं, ये सब नॉर्म्स भी वो अपने टीचर से सीखते हैं। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है टीचर्स की भी कि उसके बच्चे के अंदर ये सब गुण आएँ, जो पॉज़िटिव हों और सोसाइटी के लिए वो सहायक बने। क्योंकि विद्यालय का जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, परीक्षा फल है, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है या विद्यार्थियों की जो अ, एक तरह से संख्या है, ये सभी सभी चीज़ें भी विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करती हैं। विद्यालय का वातावरण या कॉलेज का वातावरण बहुत हेल्दी होना चाहिए, मोटिवेशन वाला होना चाहिए, चाहे वो टीचर है। और टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत रैपड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि टीचर अपने बच्चों की बात सुन सके और बच्चे अपने टीचर के आज्ञा का अनुपालन कर सकें। ठीक है? उसके बाद आता है पड़ोस। हम हमेशा ये कहते हुए देखते हैं कि भाई लोकेलिटी कैसी है। अगर हम कोई नया मकान खरीदते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि वहाँ की लोकेलिटी कैसी है। इसका क्या मतलब है? लोकेलिटी का क्या मतलब है कि जो आड़ पड़ोस के लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है ना? उनकी जो पैटर्न्स है, बिहेवियर पैटर्न है, वो कैसे हैं? क्या कोई मद्यपान करने वाले, जुआ-वुआ खेलने वाले, इस तरह के आस-पास के लोग तो नहीं रहते हैं कहीं? क्योंकि उन चीज़ों को बच्चा हमारा सीखेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ अ, कि एक छोटी-सी बच्ची है या बच्चा है, उसके परिवार में ऐसा कुछ नहीं देखा उसने। लेकिन वो जब अपने खेल समूह में खेलता है, अपने साथियों के साथ खेलता है, वहाँ से जो चीज़ें लेकर आता है, वो उसके व्यक्तित्व में घर कर जाती है। अब आप कहेंगे कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है, पर ये कहाँ से सीख कर आया? बेटा लीड निकाल दो, है ना? तो जो उसका खेल समूह है, उसका पड़ोस है, क्योंकि पड़ोस के, समाज के और संस्कृति के बहुत सारे बातें वो अपने साथी समूह के साथ, खेल समूह के साथ या अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों के साथ सीख लेता है। जो परिवार नहीं सिखा पाता है, वो उनके द्वारा सीख लेता है। समुदाय या समाज, बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे समुदाय की, कम्युनिटी की, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और समाज का, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज का आर्थिक और राजनीतिक ढांचा कैसा है? उसमें जो जातीय और राष्ट्रीय परंपराएँ और प्रथाएँ हैं, वो कैसी हैं? कौन-कौन सी हैं? उनके अंदर कौन-सी सुविधाएँ दी गई हैं? कितनी उदारता है उनके अंदर? और जो सामाजिक केंद्र हैं, वो कौन से पॉइंट हैं? और प्रथाओं और परंपराओं को सिखाने के लिए हमारी सोसाइटी क्या करती है? क्योंकि देखो संस्कृति हमको बाँधती है। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई भी एक बेसिक हमारी कल्चर ऐसी नहीं है कि जिसमें हम दूसरों के प्रति कोई दुर्व्यवहार करें या आचरण करें या गलत काम करें। मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म और संस्कृति में ये चीज़ सिखाई जाती होगी। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है बहुत समृद्ध है और बहुत सारी इतनी वैरायटी ऑफ द कल्चर के होने के बाद भी हम लोग सब फील करते हैं कि वी आर इंडियंस। अगर कुछ चीजें हैं तो वो पॉलिटिकल लेवल पर हो सकती हैं या कुछ लोग हैं जो हमको उस दिशा से भटका सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति, कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो,
वो आपके आचरण को, आपके व्यवहार को वो कंट्रोल करता है, न कि उसको अनियंत्रित करता है या गलत चीज सिखाता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। इसके अलावा जो हमारी कला, साहित्य, कोई भी लिटरेचर पढ़िए, साहित्य भी दो तरह के होते हैं। गंदा संदा लिटरेचर भी होता है, अनैतिक, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, वो साहित्य नहीं है, वो बस लिखी हुई कुछ किताबें हैं। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ लीजिए, महादेवी वर्मा को पढ़ ले, हिंदी के कई कवि हैं, इंग्लिश के कई कवि हैं, और कई साहित्यकार हैं, उनको आप पढ़िए। आपको हर एक में, मुंशी प्रेमचंद को पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो हमारा देश का साहित्य है, हमारी जो कला है और अन्य विद्याएं हैं, वो सभी हमको सामाजिक बनने में एक भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा जाति और वर्ग, जाति भी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, और एक समाज में कई प्रकार की उपजातियां होती हैं, और इसकी अपनी रीति रिवाज और परंपराएं भी होती है, और जातीय विभिन्नताएं व्यक्ति के व्यवहार या उसके शील गुणों को निर्धारित करती हैं। जैसे कि पहले जो जातियों का विभाजन था, वो कार्य के आधार पर था, ठीक है ना, वो किस तरह का कार्य करते हैं। क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कभी कि अरे आप क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का काम तो ये करना है, अरे आप वो हो तो आपका काम वो करना है। समझ आ रहा है? तो मनुस्मृति के आधार पर भी जो बलिष्ठ थे, जो लड़ने लड़ाने में थे, तेज थे, वो क्षत्रिय बने या राजपूत बने। जो पढ़ने पढ़ाने में थे, वो ब्राह्मण का मिला उन्हें। उसके अलावा अलग ये सब चीजें थी। लेकिन अब हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बदल रहा है। आधुनिक समय में हम इस तरह से नहीं जुड़ रहे हैं। अब हर वर्ग का, हर समुदाय का व्यक्ति किसी भी पद पर किसी जगह जा रहा है, तो उससे हमारी सोच प्रभावित हो रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ने पढ़ाने वाला होगा, या शूद्र का काम केवल सफाई करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो आधुनिक युग में ये सब चीजें बदल रही हैं, और जाति का, मुझे लगता है वर्ग का, जाति का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। अन्यथा ये भी जो है एक समाजीकरण का मेन सोर्स था, क्योंकि लोग सिखाते थे कि तुम इस वर्ग से हो, तुम ऐसे रहो, तुम्हारे अंदर ये सब होना चाहिए, तुम ऐसे हो तो तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यवहार को प्रभावित करते हैं। धर्म में व्यक्ति के समाजीकरण के विकास को प्रभावित करने की सशक्त एक माध्यम है, और कई धर्मों में तो व्यक्ति को भय दिखा करके और एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उपदेश और एक नियंत्रक की भूमिका हमारा धर्म निभाता है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी धर्म को अगर मूल रूप से पढ़ोगे तो आप असामाजिक तो बन ही नहीं सकते। किसी धर्म में कोई गलत चीज या गलत व्यवहार की व्याख्या है ही नहीं। हाँ, अपनी सुविधाओं के लिए हमने उसमें हेर फेर कर लिया है, वो एक अलग बात है। लेकिन धर्म का समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक संस्थाएं, जो जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चाहे अपने लाभ के लिए, चाहे समाज के उद्धार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करती हैं, और उनसे हमारा समाजीकरण प्रभावित होता है। प्रदेश राज्य को बालकों के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए अगर अपना लक्ष्य बना ले, तो निश्चित ही किसी भी देश या समाज का बच्चा एक सामाजिक और जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स से स्रोत थे, एजेंट्स थे, जिनके द्वारा समाजीकरण होता है। अगर इनमें कोई कमी है, चाहे वो परिवार हो, पड़ोस हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम जीवित मनुष्य हैं, हमारे ऊपर ऐसा हो नहीं सकता कि हम गलत संगत में रहें और उस पर हमारा प्रभाव ना पड़े। क्यों क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में एक न एक दिन हमको उस समाज के मानकों का अनुपालन करना ही पड़ता है। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो डेली ड्रिंक करते हैं, तो आप एक दिन नहीं पिएंगे, 2 दिन नहीं पिएंगे, 3 दिन नहीं पिएंगे, एक दिन तो आपको करना पड़ेगा। हमें, हाँ, नहीं करेंगे तो आप ग्रुप छोड़ देंगे। तो आप अगर उस समूह के सदस्य हैं, तो कभी ना कभी उसका असर आपके व्यवहार पर पड़ेगा। तो यही है कि आप किस संगत में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं,
जो जितने भी सोर्सेज मैंने बताए, इनके नॉर्म्स क्या हैं, ये किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो सब चीजें भी हमारे समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। कल मैंने समाजीकरण के कारक बताए थे, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला था लैंग्वेज, भाषा। समाजीकरण की प्रक्रिया के साधन के रूप में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और बालक जब भाषा का ज्ञान होने लगता है, उसी के द्वारा वो बहुत सारे सामाजिक व्यवहारों को सीखने लगता है, क्योंकि हम उसे बताएंगे कैसे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जैसे ही भाषा का विकास होता है, और तभी समाजीकरण की जो गति है वो तीव्र होती है। और भाषा के कारण जितने भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो भी स्थापित होते हैं। भाषा के आधार पर ही अ, एक दूसरी पीढ़ी को, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, उनको हम ट्रांसफर करते हैं। जो मेरे मम्मी पापा ने बताया, वो चीजें मैं अपने बच्चे में किस माध्यम से ट्रांसफर करूंगी? अपनी लैंग्वेज के आधार पर, कि देखो बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे करनी चाहिए। इशारों से हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है, भाषा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और मदर टंग, मातृभाषा तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहती है। अगर उसके अंतर्गत आप कोई चीज बताएंगे तो आ, जितना भी है, भाषा एक महत्वपूर्ण है, कौशल है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखते हैं। दूसरी चीज है, कारक है। नोटेड डाउन है आपके पास? समाजीकरण के कारक, कल हेडिंग डलवाया था ना मैंने, है ना? फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें पहला है भाषा, लैंग्वेज, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। सेकंड है तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। मनु बुक दे। तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। एक और दो, तदात्मीकरण, लिख लिया? आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब यह है कि अनुकरण या तदात्मीकरण एक दूसरे से बहुत संबंधित है। लेकिन अंतर यह है कि अनुकरण के द्वारा जो है व्यवहार को रिफोर्समेंट किया जाता है ना, कि कौन कौन सा व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन आप तदात्मीकरण में आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी के व्यवहार के साथ, अपना व्यवहार का मिलान करते हैं, और वो आदर्श जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अगर वो किसी तरह से त्रुटिपूर्ण है या गलत है, तो वही पैटर्न, वही व्यवहार बच्चा सीखेगा। ठीक है ना? हम कहते हैं कि भाई आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट को इस तरह से रहना चाहिए, आपको इस तरह के व्यवहार करना चाहिए। आप कॉलेज में अक्सर सुनते हो ना ये सब चीजें, कॉलेज में सुनते हो ना, आप ऐसा करिए, आपको ये रखना चाहिए। तो अगर मैं केवल बोल रही हूँ और मैं आचरण में नहीं ला रही हूँ, अपने व्यवहार में नहीं ला रही, और कोई बच्चा मुझे आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, मेरा जैसा बन रहा है, तो मेरी दो चीजें अलग हो गई ना, मैं कहती कुछ हूँ, कर कुछ रही हूँ। क्योंकि आप छोटे बच्चे देखना, फॉलो करते हैं अपनी मम्मी को, अपने पापा को। बच्चे देखे ना पैंट शर्ट पहन के, अगर छोटी बच्ची है तो मम्मी की इतनी सारी चूड़ियां पहन लेगी, है ना, चुन्नी ओढ़ लेती हैं। देखा है कभी? हाँ। तो वो किसको किसको आइडेंटिफिकेशन कर रही हैं? मम्मी को। हाँ। तो ये व्यवहार जो हम करवाना चाहते हैं अपने बच्चे के साथ, लीड हटाओ बेटा, वो व्यवहार जो हम बच्चों के साथ करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो हमें उसके लिए उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है। एक इसमें उदाहरण है, मैं आपको एग्जांपल एक बताती हूँ। अ, एक बंधुरा ने एक प्रयोग किया था। बंधुरा कहते थे, बंधुरा ने ऑब्जर्वेशनल मेथड दिया था, सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि बहुत सारी चीजें हमें भाषा के द्वारा या किसी के द्वारा जबरदस्ती सिखाई नहीं जाती, बल्कि हम देख देख कर अपने आप सीख लेते हैं। अगर पिताजी घर में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं और अपने बच्चे को बोल रहे हैं मत पियो, तो एक न दे
जब तक वो आपके नियंत्रण में है तो नहीं करेगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो वो व्यवहार वो सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा नहीं सीखेगा? ये लीड कौन लगा लेता है भाई? तो इन्होंने एक प्रयोग किया था बंधुरा ने कि बंद करो, अनुकरण के लिए अनुकरणकर्ता के व्यवहार को पुनर्वलित किया जाता है। अरे रिकॉर्ड कौन कर रहा है? लीड वीड निकालो भी। आप पूरी वीडियो को खराब करवा रहे हो। ये रिकॉर्डिंग चलती रहती है, आपको मिल जाएगी, इसमें डिस्टर्ब होंगे तो कैसे चलेगा? इन्होंने नर्सरी स्कूल के बच्चों को 3 प्रकार की फ़िल्में दिखाई एक प्रयोग में। पहली फ़िल्म में मॉडल आक्रामक व्यवहार करता था और उस आक्रामक व्यवहार के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता था। एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी उसको पुरस्कार दे रेनफोर्समेंट माने ये है कि आप कोई व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या परिणाम मिल रहा है, फल कैसा मिल रहा है। गलत चीज़ करने पर आपको गलत डाँटा गया कि नहीं डाँटा गया? कि गलत चीज़ के लिए भी आपको पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने नर्सरी के बच्चों को फ़िल्में दिखाई हैं देखो। तो पहली बार इन्होंने एक मॉडल है जो आक्रामक बिहेवियर कर रहा है और उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल रहा है, ठीक है? दूसरी ओर जो दूसरा मॉडल है वो आक्रामक व्यवहार करता है और उसको दंड दिया जाता है। तीसरा मॉडल है न आक्रामक व्यवहार करता है और न दंड या पुरस्कार ही पाता है, न तो उसे दंड मिल रहा है और न उसे पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है? किसी भी प्रकार का वो व्यवहार नहीं कर रहा है। प्रयोग के रिजल्ट के बाद ये पता चला कि जिसको आक्रामकता करने पर भी पुरस्कृत किया गया, है ना? तो उसके अंदर वो गुण आ गया, तो वो उसके अंदर गुण विकसित हुआ। और जिसको आक्रामकता प्रदर्शित करने पर दंड मिला उसने वो व्यवहार विकसित नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को सजा मिलेगी। बात दोनों चीजें समझ रहे हो? तो बच्चे को पुरस्कार और दंड के द्वारा मैंने कल टेक्निक्स बताई थी, उसके द्वारा हम उसके व्यवहार का नियंत्रण करते हैं कि हमको क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है, ठीक है? तो गलत चीज के लिए अगर हम उसको बार बार इस तरह की चीज बातें बताएंगे तो वो गड़बड़ करेगी। उसके बाद है कल्चर, संस्कृति। तीसरा हेडिंग डालिए संस्कृति। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में लिख लिया कल्चर। हाँ, तो समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए पहला जो तीसरा मुख्य कारक है वो है हमारी कल्चर। क्योंकि समाज के प्रतिमानों को, नियमों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को हम किसके माध्यम से सीखते हैं? संस्कृति के माध्यम से। क्योंकि एक समाज में एक जैसी संस्कृति होती है, एक सोसाइटी में एक ही जैसा व्यवहार करने की, एक ही जैसा पैटर्न होता है व्यवहार का, और उन्हीं प्रतिमानों को, उसी पैटर्न को बच्चे सीखते हैं। अगर वो दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो उनको वो संस्कृति थोड़ी अलग लगती है, क्योंकि वहां दूसरे तरह का व्यवहार और क्रियाएं सब सिखाई जाती हैं। तो कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं हमारे समाज में कि वहां बच्चे को आक्रामक बनाया ही जाता है। उनको कहा जाता है, जैसे अपने ही मान लीजिए, पुराने अभी भी मान लीजिए, लड़का लड़की में हम बहुत भेदभाव करते थे। हमें लगता था कल्चर में है कि बेटा हमको तारेगा, बेटा ही हमारा कल्याण कर सकता है और बेटियों से कुछ नहीं होगा। और इसलिए जो पालन पोषण का टेक्निक थी बेटियों के लिए अलग थी और बेटों के लिए अलग थी। है या नहीं हमारे कल्चर में? अब तो बहुत कम हो गया, फिर भी अब तो बराबर जैसा मानने लगे हैं। लेकिन ये संस्कृति का ही तो फर्क था कि बेटी को भी एक दूसरे दिन जाना है, इसलिए हम इसको आक्रामक नहीं बना सकते, इसे शालीन बनाओ, इसे सहन करने वाली बनाओ, इसको ऐसा बनाओ। अभी बच्चों में एक कोई मूवी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो एक गाना था, उम, शादी में होता है कि शौहर तुझे ऐसा कहे, तुझे ऐसा ही करना है और ऐसे ही
तुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है, जो उनको पसंद नहीं वो नहीं करना है। कोई गाना है, मुझे ध्यान नहीं है, सुना है क्या आपने? सुना है? तब वो कह तब उसको गुस्सा आता है उस लड़की को जिसकी शादी हो रही होती है, फिर कोई बधाई पता नहीं क्या गाते हैं, तो वो फिर गाती है कि मैं बराबर की हूँ, मेरी भी जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगी, और मैं बराबर की हकदार हूँ, मैं ही क्यों बात को मानूंगी, मेरी बात भी सुनी जाएगी कहीं ना कहीं। इस तरह का एक सॉन्ग है, वो हमारी कल्चर को बहुत ही ज्यादा प्रदर्शित करता है, और ये बताता है कि हम बेटा बेटी के पालन पोषण में कितनी गड़बड़ी करते हैं। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे सेक्सुअल हरेसमेंट की कुछ भी हो, उसमें हमारी ये कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बचपन से हम बच्चे को सिखाते ही नहीं कि तुम लड़का नहीं एक बच्चा हो, तुम लड़की नहीं, तुम भी एक मेरी बच्ची हो, ठीक है ना? लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत व्यवहार कोई नहीं सीखेगा। अगर 7 बजे वो वापस आ रही, 7 बजे लड़का आ रहा है, तो दोनों से पूछना है कि वो कहाँ है। वो नहीं कि वो लड़का है तो कोई बात नहीं, गलत कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये महिला है तो कोई बात नहीं। ये हमारी कल्चर है। और बहुत सारी समुदाय या संस्कृतियां ऐसी होती है जब बच्चों को बहुत आक्रामक बनाया जाता है। अगर वो आक्रामक नहीं होंगे तो माना जाता है कि नहीं, इनका जिंदगी नहीं चलेगी। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरह से पाला पोसा जाता है। कहीं बहुत नजाकत से पाला जाता है तो बहुत सॉफ्ट डेलिकेट बच्चे बनते हैं, कहीं किसी तरह से होता है। तो ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है, और संस्कृति के आधार पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे मूल्य और सोशल मानक हम सीखते हैं। बहुत बड़ा रोल है संस्कृति पर, एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है अच्छे से, ठीक है ना? संस्कृति हमारे व्यवहार को परिमार्जित करती है, नए नए व्यवहारों को सिखाती है, और कंट्रोल भी करती है। हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा, उसको जोड़ के दिया जाता है कि तुम भाई ऐसे नहीं करना है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, हमें किसी के साथ दिल नहीं दुखाना है। बहुत सारी चीजें, धर्म हो या संस्कृति हो, वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। अनुकरण, पहले तदात्मीकरण था कि हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं दूसरे के व्यवहार के साथ, और अनुकरण में पहले ही बता चुकी हूँ कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, बच्चा उनका अनुसरण करता है। परिवार में सारी बातें और मूल्य बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं, तो बच्चा उनको धीरे धीरे सीख लेता है। और गलत चीजें होंगी तो गलत अनुसरण करेगा, गलत बातें सीखेगा। सुझाव, सजेशन से भी हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, हमारा व्यवहार कंट्रोल होता है। पर बात यह है कि सजेशन देने वाला व्यक्ति है कैसा। अगर सजेशन देने वाला व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित है, समाज में उसको बहुत एक रैपो है उसकी, तो हम उसकी बात को जल्दी मानते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मास्क पहनो, ये करो वो करो, तो सलाह देने के लिए ऐसे बड़े बड़े लोगों को बीच में लाया गया ताकि हम उनकी बातों को सुन सकें, अनुपालन उनकी व्यवहार का कर सकें, है ना? तो सजेशन देने वाला व्यक्ति कैसा है, सजेशन से भी हमारा व्यवहार कंट्रोल होता है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माँ बाप, बहन भाई, मित्र, दोस्त, सब अगर हमको कोई सलाह देते हैं तो बहुत सारी बातें हम उनकी सलाह से ही मान लेते हैं। समय समय पर हमें सुझाव मिलते हैं, और उन सुझावों के आधार पर हम अपने व्यवहार में संशोधन या परिमार्जन करते रहते हैं। क्योंकि वेशभूषा, रहन सहन, अक्सर हम जब कपड़े पहनते हैं और कहीं बाहर निकलते हैं तो अपनी मम्मी से बहन से पूछते हैं कि नहीं कैसा लग रहा है? पूछते हो कभी? क्यों पूछते हो? वो हमें सुझाव देंगे, है ना? कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ के चलते हैं, बहनों से नहीं पूछते हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपना तरीका बनाया है। सबकी मैं बार बार कहती हूँ, कॉलेज में भी, कॉलेज आपके जीन्स टॉप के खिलाफ नहीं है, कॉलेज आपकी स्टाइल के खिलाफ नहीं है, कॉलेज मॉडर्निटी के खिलाफ नहीं है। बट जिस संस्कृति में हम रहते हैं, है ना, छोटे कस्बे की ये कल्चर है यहाँ की, और उस कल्चर में हम मॉडर्निटी, एक्चुअल में क्या होता है कि हम मॉडर्निटी को ना फैशन से जोड़ देते हैं। फैशन एक अलग चीज है, मॉडर्निटी एक अलग चीज है।
मॉडर्न का मतलब भी थोड़ी है कि शॉर्ट कपड़े पहनने लग जाओ, स्टाइली हेयर रखने लग जाओ और कुछ-कुछ करने लग जाओ, फैशन है। फैशन चेंज होता रहता है, फैशन करने वाले फैशन करते रहते हैं, ठीक है? मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी विचारों की है कि बेटी को पढ़ा मुझे अंतर बेटा-बेटी में नहीं करना है। बेटी मुझे पढ़ानी है, बेटा भी मुझे पढ़ाना है तो मुझे बेटी भी पढ़ानी है, ठीक है? मुझे अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को आगे ले जाना है। बाधक जो बाधक की चीज़ें हैं या फैक्टर्स हैं, उनको दूर हटाना है। मैं बाल विवाह के खिलाफ हूँ, मैं सती प्रथा के खिलाफ हूँ, मैं दहेज जो तलाक का है उसके खिलाफ हूँ। ये मेरी मॉडर्निटी का विचार है, ये मेरी आधुनिक सोच है। आधुनिकता को कभी फैशन से नहीं जोड़ा जाता है। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, तो आप आधुनिक बनिए, मॉडर्न बनिए, तो कम से कम आधुनिकता आपके विचारों को तो खुलेगी, ठीक है? उसके बाद है आपकी सिंपैथी, सहानुभूति। समाजीकरण में सा भई बंद करो रिकॉर्ड। सहानुभूति का महत्वपूर्ण हाथ है ना? अगर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपनी सिंपैथी प्रकट करता है और सिंपैथी के कारण अनेक प्रकार के संवेगों को, भावों को, प्रेरणाओं को बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। बच्चे या कोई भी सीखने में ये चीज़ सहायक होती है। अगर हमारी उसके साथ एम्पैथी नहीं, सिंपैथी नहीं है, तो हो सकता है कि सीखने में थोड़ी देर लगे। सामाजिक मानकों को हम जो सिखा सकते हैं, जो मानव पोषित कर सकते हैं या संपोषित कर सकते हैं, उनमें उन वैल्यूज़ के लिए हमें सिंपैथी मेन चीज़ है ना? तो बालक की सहानुभूति केवल माँ तक ही नहीं होनी चाहिए या होती है, बल्कि जो बचपन में वो सिंपैथी उसके साथ रही है, उसके साथ जो उसका पालन-पोषण हुआ है, वो आगे जाकर के उसके पूरे क्षेत्र को, पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा और निंदा, ठीक है? प्रशंसा और निंदा दोनों ही समाजीकरण के मुख्य कारक हैं। बालकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि जब वो कोई कार्य करें तो उनको प्रशंसा मिलनी चाहिए, है ना? तो इन कार्यों को करने के लिए वो प्रयास करते हैं और जिन कार्यों को करने के बाद उनको पनिशमेंट मिलता है या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो वो उस व्यवहार को छोड़ देते हैं। आपने सीखने के कितने सिद्धांत पढ़े होंगे, थॉर्नडाइक का हो, पावलोव का हो, सब में यही है, अगर बिल्ली किसी व्यवहार को सीख रही थी, अगर पजल बॉक्स के दरवाजे को उसने खेल खोलना सीखा, तो उसके पीछे यह था कि दरवाजा खोलना सीखेगी तभी भोजन को प्राप्त कर सकती है। इसी तरह से हम भी समाज में उन व्यवहारों को सीखें। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमें रिइंफोर्समेंट नेगेटिव मिलना चाहिए, तभी तो हम नहीं करेंगे। बच्चे ने मान लो गाली दी और उस गाली पर भी उसने कहा कि हाँ, दे 2-4 और दे कर आ उसको, जा, है ना? माँ-बाप अक्सर कह देते हैं ना, दे क्या गाली, उसको बता सर क्या। आपको नहीं पता वो चीज़ वो सीख रहा है और आगे जा कर के आपको गाली देगा, उसकी हैबिट बनेगी वो, बनती है, नहीं बनती है? अगर हम दूसरे को दे देते हैं कि भई जाओ तुम गाली करो, मार-पीट करो, ये करो, वो करो, गलत काम के लिए हम उसको उकसा रहे हैं, एप्रिसिएशन कर रहे हैं उसको, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि नहीं वो उन्हीं के लिए करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, वो उसके व्यक्तित्व का गुण बनेगा, उसके पर्सनैलिटी में वो सोशल लर्निंग हो जाएगी और वो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में उसके व्यवहार को प्रभावित करेगी। तो प्रशंसा और निंदा, अगर हमको कोई व्यवहार नहीं करवाना है, तो बच्चे को निंदा करना सीखिए। उसको हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत खराब व्यवहार है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। और अच्छा कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करना भी सीखना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसमें भी विंटर ने 3 प्रकार के दंड बताए हैं। अगर दंड आपको देना भी है, तो आप किस तरह से दंड देंगे, ठीक है? अ, एक है डाँटना या चपत लगाना, निराशा को प्रदर्शित करना, करके छिड़कना,
झिड़कना, सॉरी झिड़कना, डांटते ना, हट यहाँ से, भाग यहाँ से, इस तरह से। और सुविधाओं में कटौती करके। विंटर ने 3 तरह से कहा है कि अगर हम बालक को कुछ व्यवहार नहीं करवाना चाहते हैं तो इन 3 के आधार पर हम उसको दंड दे सकते हैं। और लेकिन इसके अलावा मैकिनेन ने 1938 में कहा कि समाजीकरण के प्रशिक्षण में शारीरिक दंड की अपेक्षा मानसिक दंड बहुत प्रभावशाली है। ये लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। अगर आप एक बच्चे ने कोई गलत व्यवहार कर दिया, गाली दे दी मान लो, ठीक है, मेरी बात सुन रहे बच्चों? अगर एक बच्चे ने गाली दी, ठीक है, और उसको 4-6 थप्पड़ लग गए या डंडा मारा गया, तो हो सकता है वो ढीठ हो जाए कि ज्यादा मेरे को थप्पड़ पड़ेंगे, और वो अपने व्यवहार में संशोधन ना करे। ये फिजिकल है, ये फिजिकल पनिशमेंट है। और फिजिकल पनिशमेंट इतनी प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि बच्चे में उदंडता आ जाती है, ढीठपना आ जाता है। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुमने गाली दी है, मैं बात नहीं करूंगी, मैं आपसे बोलना पसंद नहीं करती। थोड़ी देर चुप हो जाए या नहीं रहे, उसकी बात नहीं माने, तो हो सकता है बच्चा ज्यादा बेचैन हो जाए। कौन सी स्थिति में बच्चा बेचैन होगा और अपने व्यवहार में सुधार करेगा? है ना? तो ये मानसिक दंड है, ये मानसिक दंड है, शारीरिक दंड की अपेक्षा। है? हाँ, उसको बात नहीं करे बस, उसको मानसिक रूप से थोड़ा-सा दंड मिले, तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि भई उसकी माँ उसको बोलनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, तभी उसको चैन पड़ेगा। क्योंकि हम शारीरिक दंड झेल लेते हैं, मानसिक पीड़ा हमसे नहीं झेली जाती है। हम लोग बने ही इस तरह के हैं। उसके बाद है मज़ाक उड़ाना। नहीं, स्वीकृति और अस्वीकृति। जब बच्चा समाज के द्वारा जो निर्धारित मानक हैं, उनके अनुसार व्यवहार करता है, तो उसके व्यवहार को स्वीकृति देनी चाहिए, एप्रिशिएट्स करना चाहिए, और अगर नहीं करता है तो अस्वीकृत कर देना चाहिए। अगर उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, तो बालक को इस चीज का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि समाज द्वारा जो स्वीकृत मानक हैं, प्रतिमान हैं, उनका उसको अनुपालन करना है। और जो अस्वीकृत हैं, तभी हम सामाजिक बनेंगे ना। जब हम समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करेंगे, है ना, तभी हमको अन्य लोगों का अनुमोदन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान मिलेगा, है ना, हमारी मान मर्यादा ऊपर होगी। और अगर हम उसके प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, मान लो मैं टीचर हूँ और मैं अपने जिस पद पर हूँ, जो मुझे पढ़ाना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मुझे करना चाहिए, मेरा आचरण उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो क्या मुझे वो गरिमा, वो मान सम्मान, वो सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं क्या? नहीं होंगी। तो सोसाइटी में उन्हीं लोगों को ये सब चीजें मिलती हैं जो स्वीकृति और अस्वीकृति का ध्यान रखते हैं, सामाजिक मानकों का ध्यान रखते हैं। मानकों का अतिक्रमण गलत चीजों का करिए, रूढ़िवादिता का करिए, पूर्वाग्रहों को तोड़िए। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह विकास के लिए हानिकारक है, किसी भी समाज में विघटन पैदा करते हैं। तो पूर्वाग्रहों का प्रतिरोध करिए, अस्वीकृत करिए उन्हें कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। रूढ़ियों को तोड़िए। क्यों नहीं बेटियां पढ़ेंगी? क्यों बेटे बेटी के पालन में अंतर दिखाया जाएगा? या शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करेंगी? ठीक है ना, एजुकेशन का बढ़नी चाहिए। तो जो स्वीकृत मानक हैं, जो सोसाइटी के विकास के लिए, उनको तो स्वीकृति देनी ही चाहिए, और जो गलत है उनको हमेशा अस्वीकृति देनी चाहिए। क्योंकि ये सामाजिकता और असामाजिकता किसी एक के लिए नहीं है, उससे पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है, पूरा समुदाय प्रभावित होता है, पूरी समाज समुदाय की विचारधारा प्रभावित होती है। तो इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, तो आप बेटियां मेरी जितनी भी मेरी को सुन रही हैं मेरी क्लास की, मेरा ये कहना है कि आप अगर आप पढ़ लिख करके एक अच्छा आचरण नहीं बना पा रही हैं, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को कुछ नहीं दे पा रही हैं, तो आपकी एजुकेशन बेकार है, क्योंकि आप वो एक उदाहरण बनेंगी।
तो अपने समाज और समुदाय के लिए एक एग्जाम्पल बनिए। एक एग्जाम्पल बनिए कि लोग कहें कि हाँ, वो उनकी बेटी पढ़ती थी, उसने इतना अच्छा नाम किया और इतनी बढ़िया रास्ते पर रही। क्योंकि समाज के मानकों को तोड़ना बहुत कठिन बात नहीं है। वो तो जब चाहे तब तोड़ देना आप, ठीक है? लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करना अपनी सोसाइटी के लिए। अब मुझे नहीं लगता कोई माँ-बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते होंगे, आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते होंगे। कारण वही है कि हम बेटियों को शिक्षा बहुत देते हैं, बहुत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर वो हमें घात करेगी, विश्वासघात करेगी या किसी तरह गलत आचरण करेगी, तो वो निश्चित हमारे लिए दुखदाई होता है और हम और आगे पीढ़ी को हम रोकते हैं। आप हो तो आपका अगर गलत आचरण करोगी, तो आने वाली 4 पीढ़ियों के लिए आप सबक बन जाओगी, कि नहीं हम नहीं पढ़ाएँगे भी, ऐसा हो जाता है। बच्चों समझ में आ रहा है? अगर आप सामाजिक हाँ, सामाजिक आचरण अच्छा करोगी, सामाजिकता का आचरण करोगी, तो आपकी जो और बेटियाँ हैं, जो और आने वाली हैं पढ़ने वाली, उनके लिए आप उदाहरण बनोगी। तो मेरी तरफ से ये है कि आप लोग कुछ सोसाइटी को कुछ दें, ठीक है? अपने माँ-बाप के हाँ, माँ-बाप के लिए कुछ आप उदाहरण बने, समाज के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने, ताकि लोग अपनी बेटियों को आपके रास्ते पर चलाएँ। ये नहीं कि कुछ ऐसा कर जाओ कि फिर पढ़ना ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, हाँ, बहुत सारी और बेटियों के लिए रास्ते खुलते हैं और साथ ही पेरेंट्स अगर हैं, अगर वीडियो सुनेंगे, तो मैं कहूँगी कि भई बेटे का आचरण भी थोड़ा कंट्रोल रखिए। अगर हर माँ-बाप ये ज़िम्मेदारी लेते रहेंगे कि मुझे बेटे को क्या पढ़ाना है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक महिला का सम्मान करना सिखाएँ, चाहे वो किसी जाति, वर्ग, धर्म, किसी का भी हो। उसको एक रिस्पेक्ट एक महिलाओं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व है भाई महिलाओं से। महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है वो? उसको सिखाइए, उसको बताओ ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वुमेन? हम रिस्पेक्ट कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, हम ही लोग तो बताएँगे। हाँ, ये चीज़ है बच्चों और मज़ाक उड़ाना भी है। जब बच्चे के बुरे और बेढंगे कार्यों के लिए लोग मज़ाक बनाते हैं ना, तब भी उसका समाजीकरण प्रभावित होता है। ठीक है ना? हाँ, अगर उसे बार-बार लज्जित कर रहे हैं, एक बार उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर कहीं न कहीं आक्रोश आएगा, है ना? तो हमारे घर में और सोसाइटी में नहीं सिखाया जाता कि बेटा कोई बात नहीं, उसके घर में ऐसा ही है, इतना ही है, आप उसका मज़ाक नहीं बनाना, उसको बुरा लगेगा। तो ये चीज़ें कहीं बाहर से थोड़ी आएँगी, तो उसकी सामाजिकता ज़रूर प्रभावित होगी, बच्चों का मज़ाक अधिक नहीं उड़ाना चाहिए और अगर ऐसा होता है, तो वो कहीं न कहीं जाकर के उनके व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बड़े होकर के वो कुछ न कुछ गड़बड़ फिर करते हैं, है ना? अपराधी ऐसे ही नहीं बन जाते। हम भूल जाते हैं, एक-एक दिन की चीज़ जाकर के बहुत बड़ा रूप लेती है। तो उस समय हमको देखना चाहिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। हो गया? पॉइंट लिख रहे हैं आप? हेल्थ लिखिए हेल्थ। 10th पॉइंट है हेल्थ। स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों में सामाजिक जो प्रक्रिया है, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो तीव्र गति से चलेगी और अस्वस्थ बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया का जो क्रम है, विकास है, वो धीमा होता है और अगर विकृत बच्चा है विकृत भी हो सकता है उसका व्यवहार और जो बालक खूब घूम फिर सकते हैं, स्वस्थ हैं, सब में घुल-मिल जाते हैं, थोड़ा-सा मनोरंजन भी करते हैं, खेलते-कूदते भी हैं, तो वो बहुत हेल्दी बनते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। क्योंकि शरीर और मन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जो अक्सर बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, घर से कम निकलते हैं, लोगों के साथ नहीं बैठते-उठते हैं, वो कभी न कभी, कहीं न कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। शारीरिक से तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होते हैं और उसके कारण वो बहुत इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं, अपने आप में सिमटे रहते हैं और अंतर्मुखी बच्चे कह सकते हैं कि उसके कारण उनका सोशलाइज़ेशन प्रभावित होता है। शारीरिक बनावट शारीरिक बनावट भी
प्रभावित करती है। बालक जन्म से या बचपन से गूंगा, बहरा, लंगड़ा, दिव्यांग है किसी भी तरह से, तो बालक का समाजीकरण सामान्य गति से, सामान्य तरीके से नहीं हो पाता है। और क्योंकि उसको समाजीकरण के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं खेल सकता, इसके इसके बस की बात नहीं है, है ना? इसलिए उसको स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, दिव्यांग लोगों को। हमसे अधिक कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हमसे अधिक करते हैं, वो अक्सर उदाहरण बनते हैं हमारे लिए, कि उनके पैर नहीं थे, फिर भी इतना ऊँचा पद प्राप्त किया। उसके पास आँखें नहीं थी, फिर भी उसने इतना ऐसा चीज़ की। तो अंदर उनकी जो इन्फीरियरिटी है, अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगी, तो वो समाज के लिए उदाहरण बनेंगे। और वो इन्फीरियरिटी अगर उनके अंदर ज़्यादा घर कर गई और अपने अपने लिए अपनी तरफ ही मुड़ गई, तो हो सकता है वो और ज़्यादा अस्वस्थ हो जाएं और उनका सामाजिक विकास रुक जाए। ठीक है? तो सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो तो हानिकारक हैं ही। हमको अपने आप को बहुत सुपर भी नहीं मानना चाहिए कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, हमको सब कुछ आता है, हमारे जैसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। और ना अपने को दीनहीन, बेचारा समझना चाहिए। और इन सब में जितनी चीज़ें हैं वो ज़रूर प्रभावित करती हैं, बालक का समाजीकरण इससे प्रभावित होता है। तो कुल मिलाकर हमको ये बात समझ में आई कि समाजीकरण के साधन कहाँ हैं, किसके द्वारा समाजीकरण होता है, कोई बच्चा सामाजिक असामाजिक कैसे बनता है, कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, और किस तरह से, कौन सी टेक्निक से उनका एक स्वस्थ समाजीकरण किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? कोई क्वेश्चन? सब चीज़ समझ में आ गई? हाँ, बहुत सारे कंट्रोल इसमें भी है, वाई कंट्रोल में भी है। वाई कंट्रोल ये है कि रिइंफोर्समेंट नेगेटिव दिया जाए। अगर किसी ने अपराध किया है, बलात्कार, रेप या कोई घटना की है, तो उसको फांसी पर लटकाना ही चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या है? वैधानिक दंड है। और उसके बाद हमारी समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार को उसका बहिष्कार करना चाहिए। गलत चीज का जब तक हम प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक वो विकसित होगी। और ये मान के चलो कि आज हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, और हो सकता है आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ हो। क्योंकि इस सोसाइटी को, इस समाज को आदर्श प्रस्तुत करना है, इस परिवार को आदर्श एक परिवार नहीं जोड़ना, परिवार परिवार से पूरा एक समाज को जोड़ना है। तभी हम ये असामाजिक तत्व जो बढ़ रहे हैं, जो असामाजिक व्याधियां जो बढ़ रही हैं समाज में, उनको हम दूर कर सकते हैं। सामाजिक व्याधियों के लिए कोई और भगवान उत्तरदायी नहीं है कि भगवान ने बना के भेजा है कि जा तू ये काम कर, तू चोरी कर, डकैती कर, ये कर, वो कर। जो सामाजिक व्याधियां हैं उनको उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं हमारी ये आधुनिक जिंदगी, हमारा ये आधुनिक तरीका, हमारी ये आधुनिक परिस्थितियां और हमारा समाज और हम जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार इसके लिए बिल्कुल नहीं है। गॉड गिफ्टेड थोड़ी है ये रोग। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो ये हाँ, कुल मिला के ये है कि बालक का समाजीकरण अच्छा हो, वो एक सामाजिक प्राणी बने और सामाजिक उत्तरदायित्वों को वो निभाए। एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, जो भी भूमिका, जो भी परिस्थिति उसकी हो, उसके अकॉर्डिंग रोल करे। अलग-अलग भूमिकाएँ, अलग-अलग रोल होते हैं। मैं एज ए टीचर मुझे अच्छा रोल करना है, एज ए माँ मुझे कैसा रोल करना है, एज ए सोसाइटी मेंबर मुझे कैसे करना है। तो अपने अपने अगर हम दायित्वों को समझेंगे, तो इस चीज पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अब आप पूछ सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मुझे समाजीकरण में फिनिश कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। बोलिए कुछ क्वेश्चन। अब आपको स्रोत, सोर्सेज वगैरह सब पता चल गए? एजेंट, समाजीकरण की प्रविधियां, समाजीकरण की प्रविधियां, कारक और एजेंट्स, एजेंट्स या स्रोत, ये 3 पॉइंट है। और
तीनों को आपको उसको पढ़ना है। सोशलाइजेशन का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, मुझे नहीं लग रहा कठिन है। सोशल साइकोलॉजी में आपको हेडिंग्स बहुत सारी याद रखने हैं, ठीक है ना? आपको हेडिंग्स बहुत याद रखने हैं। आपने वीडियो देख ली कल की? आपने इस ऐप पर वीडियो देखी थी क्या? आ, आ गई है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है ना? रिकॉर्डेड क्लास में। अब ये नहीं पता वो आपके पास भी आ रही है या मेरे पास ही है। अच्छा, अगर नहीं होगी तो मैं भेज दूंगी। इसमें आवाज इको करती है जब एक साथ बोल देते हैं, मुझे लग रहा है सब लोग। कम बच्चे जुड़े हैं क्या आज हमारे? चलो अटेंडेंस से पता चल जाएगा। अब आपका सोशल साइकोलॉजी का क्या क्या फिनिश हो गया? अर्थ, परिभाषा। आज मैं इसके नोट्स वगैरह भेज दूंगी आपको, देखती हुए ना जितना मैंने पढ़ाया है। अगर इसका मिलेगा तो मैं इसकी पीडीएफ भेजती हूँ इसी पर। और जो बच्चे रह गए हैं ना, 31 जुड़े हैं, जो रह गए हैं उनको भी प्लीज बोलो इस पे आए। हाँ, और कोई भी दिक्कत है आप 10 मिनट लास्ट के आपके होंगे। आप बोलना चाहें आप बोलिए। मुझे लगता है समाज मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र और समस्याएं, विधियां और सोशलाइजेशन, इतना टॉपिक हो गया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं है? ठीक है, तो ऑफ करें क्लास? हाँ बोलो, अभी पूछिए आप कुछ भी। अरे देंगे भाई, देंगे, हमारे पास सब है, सब भेजेंगे। हम्म। ऐसा था ना, लास्ट ईयर जैविक वाला थोड़ा कम आता है, और जो आपका साइकोपैथोलॉजी है, वो सॉरी साइकोडायनामिक है, बिहेवियरल है, ये ज्यादा आते हैं। बायोलॉजिकल वाला मैंने बहुत कम देखा आते हुए। तो जो ज्यादा आते हैं उनको तो मैं पूरा लिखाती हूँ, पूरा नोट्स बनवा देती हूँ। और जो कम कम आते हैं उनको मैं थोड़ा कम करा देती हूँ। ये होता है, इसलिए बायोलॉजिकल वाला कम होगा आपको। भेज देंगे, नहीं होगा तो हम लिख देंगे। टाइम मिलने दो, मेरे पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा अभी। ये है ना, आज शाम का मैं कोई तैयारी से नहीं बैठती हूँ। बस मुझे एक पॉइंट पॉइंट मिलते चले जाते हैं, मैं करती चली जाती हूँ। और आप सोशल साइकोलॉजी में डेफिनेशन और हेडिंग बिल्कुल नहीं भूलनी है, इतने सारे हेडिंग याद करने हैं आपको। हाँ, इसमें लिखना खुद है आपको। इसमें ये नहीं होगा कि अंदर वाला भी रटोगी तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। अभी तो नहीं तो बना बना के लिखो उसको। उसको बना बना के लिखो, ठीक है? हाँ, अंदर तो बना सकते हैं ना, जैसे अभी हमने देखा था दंड। हाँ, हाँ, तो रीडिंग तो करनी पड़ती है, रीडिंग तो एक बार करनी पड़ेगी। अभी बुक आ जाए तब कर लेना। 3-4 महीने रुक जाओ, हम दिलवाएंगे ना। सोशल की मैंने मना कर रखी है, अभी मत लो। अगर मेरी वो नहीं आई तो नोट्स आ जाएंगे। नोट्स नहीं आई तो मैं अपने पर्सनल नोट्स दे दूंगी, ऐसा कर लूंगी मैं। वेट करो थोड़ा सा, ठीक है ना? मैं हेडिंग लिखवा तो रही हूँ आपको साथ के साथ, परिभाषाएं लिखवा रही हूँ, परिभाषाएं लिखवा रही हूँ, हेडिंग लिखवा रही हूँ, कई चीजें लिखवा रही हूँ। ठीक है बेटा, बंद करूँ?
ओके बेटा। ठीक, ठीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बच्चों को सपोर्ट करो थोड़ा, 58 बच्चे हैं, सब आ जाएँ। हाँ, सबको सपोर्ट करो जितने आ गए। ओके बेटा। बाय-बाय, नमस्ते, बाय।